हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछले क्लास में कंपनी रूल में एक्ट ऑफ 1786 तक पढ़ लिया है, अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, और या तो आप सर्च कर सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिशन एक साथ पार्ट 1। तो हमने पिछले एक्ट में एक्ट ऑफ 1786 तक पढ़ लिया था। तो एक्ट ऑफ 1786 में क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनने से पहले दो शर्तें रख दी थी। उनकी पहली शर्त क्या थी, एक तो उनको जो उनके एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल बंगाल में और भी जो चार मेंबर्स थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, उनके ओवर रूल करने का, उनका उनके कुछ स्पेशल केसेस में उनको वो ओवर रूल कर सकते हैं, मतलब वो चाहे तो उनकी बात नहीं मान सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीटो पावर। और दूसरा था कि वो उनको कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एक ऐसे हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रह चुके हैं और कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखते हैं एक्ट ऑफ 1793 क्या बोलता है। ये सबसे पहले ये बोलता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था पावर, वीटो पावर, जिससे वो मतलब अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को ओवर रूल कर सकते थे, अब ये पावर आने वाले सारे गवर्नर जनरल को दे दिया जाएगा। ठीक, जो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे उनको भी वीटो पावर दे दी गई उनकी काउंसिल से, मतलब उनकी प्रेसिडेंसी के लिए। तीसरी चीज, इन्होंने जो ट्रेड मोनोपोली जो कि बिजनेस करने का मोनोपोली था, जो किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, उसको इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, अच्छा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और उनका स्टाफ था, अब वो जो उनके जो भी खर्चे होंगे वो सब कहां से दिया जाएगा, अब इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। दोस्तों, इनके खर्चे ये बहुत आलीशान लाइफ जीते थे, बहुत इनके खर्चे भी काफी अच्छे खासे होते थे। ठीक है, और जो कमांडर इन चीफ रहेगा वो अब से गवर्नर जनरल काउंसिल में से नहीं रहेगा, जब तक कि उसके लिए एक स्पेशल लेटर ना आ जाए ब्रिटिश क्राउन से, तब तक के लिए वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं, में से कोई कमांडर इन चीफ नहीं बनेगा। तो दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसे गवर्नर जनरल भी रहे हैं और कमांडर इन चीफ भी रहे हैं। ठीक है, अच्छा, 1793 के 20 साल बाद, मतलब एक्ट ऑफ 1830 में क्या हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। अब यहां पे और भी लोग ब्रिटिशर्स आकर के अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी दो चीजों के ट्रेड में उनको मोनोपोली मिला था। एक तो मिला था टी में, और दूसरा मिला था जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरे एक्ट आप मेरे पढ़ाने के बाद लक्ष्मीकांत से एक बार फिर से रीड करेंगे, और मैं श्योर हूं कि आपको सब कुछ समझ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, टी और चाइना, इन दोनों में इनको अभी भी पूरा राइट था, इनकी मोनोपोली थी। दूसरी चीज, एक बार फिर से कहा गया कि ब्रिटेन क्राउन जो है, जो ब्रिटेन का राजा है या ब्रिटेन की जो महारानी है, वही है कंपनी की मालकिन या मालिक। कंपनी बस ब्रिटिश हुकूमत की नौकर है। यह बात वापस एक बार फोर्सफुली कहा गया, क्योंकि इंडिया में सबको लगना लगा था कि जो कुछ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। चौथा पॉइंट क्या हुआ दोस्तों, अब इन्होंने कहा क्रिश्चियन मिशनरीज को कि आप इंडिया आइए और अपने धर्म का प्रचार करिए, आप अपने चीजों को बढ़ाइए, ये इन्होंने कहा। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस करने के लिए कहा, जहां पे यहां पे जो इंडियन कल्चर था इसको नहीं मानते हुए इन्होंने कहा कि इनको अब वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाओ, मतलब उनकी देश की बातें बताओ, और वेस्टर्न एजुकेशन पे फोर्स किया कि इंडियन पर्संस इसको पढ़ें। ठीक है,
पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को भी कैश टैक्सेस इंपोज करने के लिए परमिशन दे दी। देखो लोग थे वो बहुत परेशान थे, मतलब उस समय दोस्तों जो लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्स लेने की परमिशन दे दी। वैसे ये लोकल गवर्नमेंट के दोस्तों पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन और ये टैक्स लेते भी क्या कहां से, बहुत ज्यादा। वैसे ही वहां इंडियन पीपल जो थे वो ब्रिटिशर्स के टैक्सेस से लेके इतने परेशान थे, तो इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अब इन्होंने क्या बोला कि तुम लोकल गवर्नमेंट भी इनसे टैक्स ले सकती है और चाहे तो इनको पनिश कर सकती है, मतलब इंडियंस पे अब और प्रेशर किया गया टैक्स का। और उससे ये क्या करेंगे, ये छोटे मोटे काम कर सकते हैं अपने एरिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो अपने काम से मतलब था, अपनी शान सहूलियत से मतलब था। वो तो अपने टैक्सेस लेते थे और पूरे अपने ब्रिटिश में जाता था अपना, उनको इंडिया के डेवलपमेंट से तो कोई मतलब नहीं था। इससे क्या था, जैसे लोकल गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करे और वहां का छोटा मोटा काम जैसे इरिगेशन का काम हो गया, या आप लोकल में एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं, या नल बनवा सकते हैं, ये सारे जैसा काम था, ये टैक्स ले करके ये सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एक्ट ऑफ 1813 समझ में आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं एक्ट ऑफ 1833 में। इसमें यह कहा गया सबसे पहले कि अब से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब हम उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके पास सारी सिविल पावर, सारी मिलिट्री पावर किसके पास होगी, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी। सारी लेजिस्लेटिव पावर किसके पास होगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी। अच्छा दोस्तों, अब पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों कमेंट में लिख के बताइएगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना। प्लीज दोस्तों कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, अब लेजिस्लेटिव पावर जितना भी था, जो भी लॉज बनाने की पावर थी, वो सारी की सारी पावर किसके पास चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके काउंसिल के पास। मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो अपने प्रेसिडेंसी में थोड़ी बहुत पावर बना भी सकते थे, उनकी ये भी अब पावर्स ले ली गई। अच्छा, और इसमें क्या बात कही गई, 1833 के बिफोर जितने भी लॉ बने, जो भी एक्ट्स आए, उनको हम बोलेंगे रेगुलेशन, और 1833 के बाद में जो आएंगे उसको हम बोलेंगे एक्ट। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, प्रीलियम्स में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए रेगुलेशन और एक्ट, इसको चेंज करके भी ऑप्शंस रॉन्ग और करेक्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज, अच्छा इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल कंपनी खत्म हो गई, एंड हो गई, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया का काम क्या रह गया है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसे हमारे यहां आईएएस, पीसीएस और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो काम करते हैं, वो काम अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोला, ओपन कंपटीशन कराने के लिए बोला सिविल सर्वेंट के लिए। सिविल सर्वेंट कौन होते हैं दोस्तों, आईएएस, पीसीएस, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनको हम बोलते हैं सिविल सर्वेंट्स। समय दो तरह के जॉब्स होते थे, एक कोवेनेटेड और एक अनकोवेनेटेड। कोवेनेटेड कौन से लोग हैं, जो कि हायर पोस्ट में करते थे, मतलब इससे पहले तो सिर्फ ब्रिटिश से ही कोवेनेटेड सर्विसेज वाले लोग आते थे। लेकिन अनकोवेनेटेड में कौन, जैसे क्लर्क हो गया, टाइपराइटर हो गया, और जो भी मतलब छोटी छोटी पोस्टें वो होती थी अनकोवेनेटेड पोस्ट। और कोवेनेटेड मतलब जैसे जो ऑफिसर्स रैंक की पोस्ट होती थी उसको कोवेनेट। अब इन्होंने इससे क्या कहा कि सिविल सर्वेंट मतलब कोवेनेटेड पोस्ट के लिए भी अब इंडियन पीपल्स कंपटीशन दे सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो लंदन में बैठता था, वो उसने इसको कभी मतलब होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो वहां पे खूब ज्यादा ब्राइब लेता था इंडिया की पोस्टिंग के नाम पे, क्योंकि वहां के लोग इनको खूब अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते थे कि भैया हमारे बच्चे को इंडिया में पोस्टिंग दे दो। तो इसके वजह से ये चीजें इस समय उतनी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, ठीक है। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ 1853 की।
गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसमें लेजिस्लेटिव में अब इनको कहा जाएगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें कितने मेंबर्स होंगे? इसमें 6 मेंबर्स होंगे। ये दोस्तों एक तरह से मिनी पार्लियामेंट बनेगा। जैसे इंग्लैंड में अपना पार्लियामेंट काम करता था वैसे यहां पे छोटा सा पार्लियामेंट बनेगा। अच्छा, लेजिस्लेटिव लोग क्या काम करते हैं दोस्तों? ये लॉज बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? जो सिविल सर्वेंट करते हैं, जो आईएएस, क्या करते हैं ये लोग? उस लॉज को एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, अब इंडिया विल अलाउड टू कोवेनेटेड, अब इंडिया के जो पीपल होंगे इनको कोवेनेटेड सर्विस के लिए अलाउ किया जाएगा। एक बात फिर इस एक्ट में इस चीज को फोर्स किया गया और यहां पे ये अप्लाई करने की कोशिश की गई। इसके लिए एक मैक्वेली कमेटी बनाई गई 1854 में, जो सारा ध्यान देगी कि ये कोवेनेटेड सर्विसेज में कैसे कंपटीशन कंडक्ट कराएंगे और इस सारे चीजों पे वो सारे डिसीजंस लेगी। अच्छा, अब जो था कंपनी रूल को वापस एक्सटेंड कर दिया, लेकिन इस बार दोस्तों कोई टाइमलाइन नहीं दिया कि जैसे पिछली बार दे दिया था ना 20 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। इस बार इन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया। जब मन करेगा तब हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे, मतलब जब हम चाहेंगे तब हम इनको निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से इनको बस एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी थी, जो कितने मेंबर्स की बनी थी? 6 मेंबर्स की बनी थी। एक बार दोस्तों कमेंट्स में लिख के बताइएगा कितने मेंबर्स की बनी थी। ठीक है, उसमें अब लोकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, अब लोकल रिप्रेजेंटेशन ले कैसे? इन्होंने कहा कि 4 मेंबर्स, 6 मेंबर्स आ रहे हैं, 2 पहले क्या था, सारे ब्रिटिश से आते, सारे इंग्लैंड से आते थे। अब इन्होंने कहा कि 4 लोगों को इंडिया से ही आने दो। अच्छा, ये 4 मेंबर्स कौन कौन आएंगे? जो चारों प्रेसिडेंसी थी वहां से एक एक मेंबर्स को बुला लो। मद्रास, बंगाल, आगरा और बॉम्बे प्रोविंसी। ठीक है, तो यहां से एक एक मेंबर्स को आप बुला लीजिए। तो इस हिसाब से यहां 4th पॉइंट पे लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। दोस्तों इसी साथ आपका पूरा कंपनी रूल जो था वो खत्म हो गया है टॉपिक। अब हम दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैं एक्ट्स पढ़ा रहा हूं इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। बाकी इसको और डिटेल्स में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हम अभी पॉलिटी के बाद कंप्लीट करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों प्लीज रिवीजन करना मत भूलिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में लिख के बताइए प्लीज कि आपको नोट्स चाहिए कि नहीं। थैंक यू। और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।